अलग अलग माध्यमों से आपने कोविड के एक नए स्ट्रेन, जिसको आंध्र स्ट्रेन कहा जा रहा है, उसके बारे में सुना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पे आज हम छत्तीसगढ़ मांगे जवाब में बात करेंगे दो बातों को लेकर। छत्तीसगढ़ की जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ है, वहां पे एक नया स्ट्रेन आंध्र प्रदेश में पाया जा है, जिसको ये कहा जा रहा है बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसको रोकने की बात कही जा रही है, उसको यही कही जा रही है, उसको छत्तीसगढ़ या विशेषकर बस्तर में घुसने ना दिया जाए, क्योंकि यह बहुत खतरनाक स्ट्रेन है और बड़ा दिक्कत कर सकता है। जो मारक क्षमता है वो काफी ज्यादा है, ये कही जा रही है। वर्तमान जो कोरोना वायरस है उससे 15 गुना ज्यादा उसकी मारक क्षमता है, यही कही जा रही है। बहुत जल्दबाजी होगी उसके बारे में बहुत कुछ कहना, लेकिन बचाव ही सबसे बड़ा रक्षा की बात कही जाती है, इसलिए बस्तर को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी तरफ हम लोग 1 महीना हो गया छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन लगे। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और बेमेतरा में सबसे पहले लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन लगने के बाद क्या असर हुआ? जहां 3000, 3500, 4000 जो आंकड़े थे वो घट के 700, 600 या 1000 से नीचे आ गया है। ये 4 जिलों में, रायपुर की बात करें, दुर्ग की बात करें, बेमेतरा की बात करें या राजनांदगांव की बात करें, जो सबसे ज्यादा बेकाबू थे। लेकिन आपके मन में यह सवाल आ सकता है, अगर ये 4 जिलों में इतने अच्छे थे या माहौल इतना अच्छा है, सब कुछ काबू में है, फिर 15,000 का आंकड़ा कहां से आ रहा है रोज संक्रमितों का? यह वाकई सरकार के साथ साथ समाज के लिए भी काफी चिंता की विषय है, क्योंकि कोरबा, रायगढ़, जांजगीर, अगर उस बेल्ट की पूरा बात करें तो वहां पे रोज 1000 से भी अधिक केसेस आ रहे हैं। मुंगेली भी काफी अच्छी रफ्तार पकड़ रही है। साथ ही जसपुर, अगर मैं बात करूं उत्तर छत्तीसगढ़ की, तो ये मध्य छत्तीसगढ़ पे है। रायगढ़ है, कोरबा है, बिलासपुर है और जांजगीर चांपा है। यहां 1000 से भी ऊपर छू रहा है रोज का आंकड़ा। वही उत्तर छत्तीसगढ़ में सरगुजा, सूरजपुर, जसपुर और कोरिया 700, 800, यानी वहां पे भी अच्छा खासा रफ्तार पकड़ने लगी है। इस नई आहट, इस नए खतरे को कैसे निपटेगी सरकार? सरकार के पास क्या रणनीति है? अगर ये 4 जिलों में कंट्रोल हो गया, वहां क्यों नहीं हो पा रहा है? और बस्तर की जो स्थिति है उसकी स्थिति को कैसे निपटेगी? इन सारी विषय को लेकर हम बात करेंगे। इसलिए भी ये बात को करेंगे क्योंकि जानना जरूरी है, जानकारी ही बचाव है। और इसीलिए आज हम ऐसे 2 मेहमान रखे हैं जो पेशे में डॉक्टर भी है और अलग अलग राजनीतिक विचारधारा से भी है। डॉक्टर राकेश गुप्ता कांग्रेस से है, उनका विचारधारा सहमति कांग्रेस से है, लेकिन एक्सपर्ट के तौर पे बेहतरीन डॉक्टर है वो। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी बिलासपुर संभाग से आते हैं, वो भी पेशे में डॉक्टर है। पॉलिटिक्स में आने से पहले, स्वास्थ्य मंत्री बनने से पहले वो स्वयं एक डॉक्टर थे और अब बीजेपी के वो विधायक भी है। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा डॉक्टर राकेश गुप्ता जी से। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, बस्तर में जो खतरे की घंटी कही जा रही है, कुरनूल से जो मिला था या आंध्र में जो मिला, जो स्ट्रेन मिला, वो कही जा रही है कि काफी खतरनाक है। मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि इसको रोकने के लिए हर संभव उपाय किया जाए। कितना खतरनाक है वो, और सरकार क्या कर रही है और लोग क्या करना चाहिए? डॉक्टर गुप्ता। कोई भी जीव अपने खिलाफ जब अस्त्र और शस्त्रों का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर मेरा मतलब अस्त्र और शस्त्र से दवाई के रूप में कोरोना वायरस के खिलाफ जितनी भी दवाइयों का उपयोग किया गया, उसको अपनी अगली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए जीव के रूप में कहीं न कहीं प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए उसी का परिणाम है। जब प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है तो जीव मजबूत होता है, अपने आप को कहीं न कहीं मजबूती देने की कोशिश करता है।
जहां तक आंध्र प्रदेश ट्रेन की बात कही जा रही है, ये बात बिल्कुल सही है कि वो ट्रेन बहुत मजबूत हो सकता है, क्योंकि हमने जो दवाइयों का उपयोग किया है, सामान्य रूप से कोई भी जीव प्रतिरोधक क्षमता विकसित करेगा, ये उसी का हिस्सा है। जिस दुश्मन को हमने नहीं देखा है वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। बेहतर रणनीति ये होगी कि हम उसको बहुत मजबूत दुश्मन मानकर अपनी रणनीति को विकसित करें, और अलग अलग स्तरों पर जब हम रणनीति विकसित करते हैं, जो भी हेल्थ एनालिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, वो ये मानते हैं कि उससे उतनी ही मजबूत तैयारी करनी पड़ेगी। आंध्र प्रदेश ट्रेन के बारे में भी ऐसी ही तैयारी की जा रही है। मुझे लगता है कि बस्तर बहुत सारे मामलों में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा जो हमको शहरी क्षेत्रों में अलग रणनीति होगी। एक तो बस्तर की भौगोलिक स्थिति बहुत अलग है शहरी क्षेत्रों से। दूसरा ये कि वहाँ आपकी दवाइयों को कितना आसान रूप में लिया जाएगा। जैसे टीकाकरण की बात आ रही थी, ग्रामीण लोग इसको बहुत आसानी से लेने को तैयार नहीं है। और आंध्र प्रदेश की सीमा, हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सील करने का आदेश दिया है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से किसी भी राज्य की सीमा को इसलिए सील नहीं किया जा सकता क्योंकि छोटे छोटे रास्ते ग्रामीण अपनाते हैं और आने जाने का उनके रास्ते सड़क के अलावा भी दूसरे होते हैं। जो आंध्र प्रदेश ट्रेन की बात की जा रही है उसके बारे में बहुत अच्छी डॉक्टर साहब, डॉक्टर गुप्ता, मेरा ये कहना है कि बस्तर केरल से भी बड़ा है, लेकिन डॉक्टर गुप्ता, बस्तर संभाग जो है वो केरल से भी बड़ा है, लेकिन साथ में ये भी एक चीज है कि वो बहुत ज्यादा जन आबादी वाला इलाका नहीं है। लोग घने बसती पे नहीं रहते। वो अच्छा भी है और वो हमारे लिए बुरा भी है। अच्छा इसलिए, क्या आप सहमत है कि असहमत में बताएंगे? अच्छा इसलिए कि जितनी घनी बस्ती आबादी वाला इलाका होगा, संक्रमण इतनी तेजी से फैलेगा। लेकिन जब आबादी दूर दूर रहते हैं तो आपको वैक्सीनेशन के लिए, मेडिकल फैसिलिटी के लिए, बाकी चीज के लिए भी उतनी ही दिक्कत होगी। तो क्या एक नई चैलेंज है सरकार के लिए, डॉक्टरों के लिए बस्तर? बहुत मुख्य रूप से मैं मानता हूँ कि भौगोलिक दृष्टि से जरूर है बस्तर, वहां पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की पहुंच दूर होगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों आदेश दिया था कि हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिन को प्राथमिक रूप से इलाज करने वाली दवाएं दे दी जाए। तो ये बहुत अच्छी रणनीति रहेगी कि गांव-गांव में जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मितानिन, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, उनके पास दवाइयां होंगी। लेकिन जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं या जो आदिवासी हमारे भाई होते हैं, वो अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्कर्स और दूसरे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जो उनके बीच में ही रहते हैं, उनसे घुले मिले होते हैं, उनसे पारिवारिक रिश्ता होता है। जो काउंसलिंग होती है कोरोना के बचाव के लिए, उसको बहुत अच्छे से पालन करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिनके बीच में रहते हैं, वो ज्यादा अच्छे से पालन करेंगे और कोरोना की रोकथाम में जो सामाजिक गाइडलाइन का पालन करने को कहा गया है, वो बस्तर में बहुत अच्छे से विकसित की जा सकेगी, ऐसा मेरा मानना है। ये बात जरूर है कि हम लोग डरे हुए हैं, लेकिन डर के पीछे एक बात जरूर है कि हमारी रणनीति कारगर होगी और पहले से तैयारी हम करके रखेंगे। इसी कारण हम समझते हैं कि बस्तर में ये रणनीति ज्यादा कारगर है। ठीक है डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, मेरे सवाल पूछने से पहले मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं। जो डॉक्टर राकेश गुप्ता कह रहे हैं उससे आप कितने सहमत हैं? देखिए होता साहब, हमको संभल करके रहने की आवश्यकता है, हमारी तैयारी करने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब ने जो कहा है कि बस्तर में हम एक सीमा सील करने की बात कर रहे हैं, सीमा सील करने की बात कर रहे हैं, तो सीमा सील तो आवश्यक है, लेकिन वहां पे बहुत सारे और ट्राइब्यूटरी, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हैं जहां परफेक्ट सीमा की हम सुरक्षा नहीं कर सकते। तो दूसरा पार्ट आता है हमारे पास गांव को मजबूत करने का है।
हमको गांव को मजबूत करने के लिए, सरकार के पास गांव तक अप्रोच करने के लिए उनके पास क्या प्रशासनिक अमलाओं का कितना सिस्टम है, उसको करना पड़ेगा। तो कितना फिर गांव में वैक्सीनेशन को लेकर के भ्रम पैदा हुआ है। ये भ्रम को इन गांव में, बस्तर के क्षेत्र में कितने भ्रम को पैदा करने के लिए सरकार, कांग्रेस सरकार के पास क्या स्ट्रेटेजी है, ये भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी भ्रम की वजह से विश्वास नहीं पैदा कर सक रहे हैं। क्योंकि हम जिन आंगनबाड़ी, जिन अपने बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चूक हो रहा है, जिसके कारण अविश्वास पैदा हो रहा है और ये भ्रम का भी कारण बन रहा है। इसको भी दूर करने की आवश्यकता है। तीसरा है, हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर हमारी एक भी तैयारी नहीं है। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर गांव का लोड शहरों में आ रहा है। आज जो इंसिडेंस बढ़ रहा गांव में पहुंच चुका है। हमने एक बार विधानसभा में इसी बात को कहा था कि आप तैयारी करिए, अगर जिस दिन भी गांव में अगर ये इन्फेक्शन पड़ गया ना, तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारी अपनी तैयारी नहीं है। तो हुता साहब, आज हमारी तैयारी पुख्ती होनी चाहिए, जो दिख नहीं रहा लक्षण के कारण, है ना। तो दूसरा विषय एक है, मैं एक बार आपको रोकूंगा। मैं खाली नहीं, मैं आ रहा हूं। एक सेकंड सर, आप बहुत बेहतरीन, मेरे हिसाब से 2 सवाल आपका बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका मैं डॉक्टर गुप्ता से मैं जवाब ले लूं। डॉक्टर गुप्ता, ये जो बातें कह रहे हैं, डॉक्टर कृष्णमूर्ति मांझी कह रहे हैं, ये स्वयं भी डॉक्टर रह चुके हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छा तजुर्बा है इनका। इनकी 2 बातें हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को हम कितने मजबूत कर पा रहे हैं, उससे ऊपर कितने डिपेंडेंट है। दूसरी बात है, हमारी जो वैक्सीन है, टीकाकरण है, उसकी कितने ग्रहण कर रहे हैं, कितने उस पर विश्वास कर रहे हैं आदिवासी, ये बात भी उठ रही है। इसको लेकर कोई रणनीति, कोई स्टडी, कोई चीज है डॉक्टर गुप्ता? देखिए प्रकाश भाई, मेरे समकालीन हैं डॉक्टर कृष्णमूर्ति मांझी, हालांकि जबलपुर मेडिकल कॉलेज की और मैं रायपुर मेडिकल कॉलेज का हूँ, लेकिन उनकी बात से मैं सहमत हूँ कि उन्होंने कहा है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के लेवल पे हमको मजबूत करना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तो उसके नीचे के स्तर से तैयारी शुरू की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्राथमिक स्तर पर जो दवाइयों के वितरण का अधिकार दिया गया है, वो समझते हैं कि जो युद्ध के लिए मैदानी कार्यकर्ताओं को, मैदानी सेनाओं को मजबूत करने की रणनीति है, यही कारगर साबित होने वाली है। रणनीति में परिवर्तन है। अपने घरों में लोग होम आइसोलेशन में रह के प्राथमिक स्तर की दवाइयां लें, ये बहुत जरूरी था। और पहले से ही दवाइयों का स्टॉक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिन, आशा वर्कर्स को दे दिया गया है, ताकि लक्षण पहचानने के समय ही जो प्राथमिक लक्षण आते हैं, वहां से ही दवाइयों का सेवन शुरू कर दिया जाए और उनकी मॉनिटरिंग की सख्त निगरानी के आदेश दिए गए हैं। जैसे जैसे होम आइसोलेशन में किसी प्रकार की जरूरत होगी, मरीजों को कोविड केयर सेंटर्स और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर से कोविड केयर सेंटर और जिला अस्पतालों में शिफ्ट किया जाएगा। जैसा कि हम जान रहे हैं कि कोविड 2 लहर के समय में 90% से ज्यादा मरीज होम आइसोलेशन में ठीक हुए हैं, और जब उनकी निगरानी प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता करेंगे, जो पहले से ही उनके परिवार के सदस्य जैसे होते हैं, तो उनका विश्वास जीतने मदद मिलेगी। और यही रणनीति कोविड वैक्सीनेशन के समय काम आएगी, क्योंकि विश्वास जगाने की बात है। पूरे देश में सोशल मीडिया जब उल्टा चलना शुरू हुआ वैक्सीनेशन के बारे में, वो कहीं ना कहीं नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ अपने समय में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य बना, और एक उम्र से के बाद हमने 60 से 70% के बाद का वैक्सीनेशन अचीव कर लिया है। मुझे विश्वास है कि जब कृष्णमूर्ति मांझी जी अपनी केंद्र सरकार से कहेंगे कि छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा वैक्सीन का भंडार चाहिए, तो उनकी मदद से हमें वैक्सीन मिलेगी, और हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता और पूरे डॉक्टर्स और पूरे पैरामेडिकल वर्कर्स मिलकर वैक्सीनेशन को एक जन अभियान में परिवर्तित करेंगे, और छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन लेने डॉक्टर मांझी, आने वाले क्या बीजेपी, ठीक है सर, डॉक्टर मांझी सर, क्या डॉक्टर गुप्ता जी के जो बातें हैं कि केंद्र से आप लोग भी बोले कि वैक्सीनेशन की सप्लाई जो है छत्तीसगढ़ को वो बढ़ाया जाए, बीजेपी इस मांग से सहमत तो होगी? वैक्सीन आने चाहिए,
लेकिन इसकी तैयारी, इसका मांग, इसके लिए प्रक्रिया, इसके लिए हमको ऑर्डर तो करना पड़ेगा ना होता साहब। देखो, हमारा जब राज्य बहुत संवेदनशील राज्य था, जब हमारा राज्य संवेदनशील रहा है और हम देखते थे कि महाराष्ट्र में पूरा ट्रेंड आ गया है, बहुत गंभीर स्थिति महाराष्ट्र की, तो हमने महाराष्ट्र के लिए हमने एक ही निर्णय किया, महाराष्ट्र बॉर्डर को सील किया। केवल एक ही कदम उठाया गया, महाराष्ट्र बॉर्डर को सील कर, पर वहां भी छोटे छोटे रास्ते हैं, लोग आना जाना शुरू। और उस ट्रेड के लिए हम लोगों के पास कोई तैयारी नहीं थी, न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर तैयारी रही है कि हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को किस तरीके से हम ऑक्सीजन सेंटर के लिए, कोविड सेंटर के लिए थोड़ा सा देखभाल के लिए हम तैयार कर सके, न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ में काम किया, न गांव में उप स्वास्थ्य केंद्रों में हमारी तैयारी रही। ठीक है, परिणाम यहाँ बढ़ा। आज भी जब हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं, एक मिनट होता साहब, प्लीज एक मिनट से, मेरा कहना है कि राज्य सरकार को ऑर्डर कब देंगे? अरे आपने अपनी आवश्यकता के अनुसार इनको तो पहले से तैयारी करके ऑर्डर करना चाहिए, कंपनियों से बातचीत करना चाहिए। केंद्र सरकार से बातचीत कर रही, केंद्र सरकार के साथ इन्हीं की सरकार के लोग भ्रम करते थे। पहला जो फर्स्ट डोज आया, अभी सेकेंड डोज लगने में भ्रम पैदा हो गया है। ठीक है, लोग सेकेंड डोज को लगाने के लिए तैयार नहीं है इसमें। और ये ऑर्डर के केंद्र सरकार निश्चित तौर पर देगा, देर सवेरे आएगा, सर आएगा होता साहब जी, बिल्कुल ठीक है। मैं एक और सवाल लेना चाहता हूं जो आपके इलाके से जुड़ा हुआ है सीधा। अगर ठीक है, रायपुर संभाग के जो 4 रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग भी हम कह सकते हैं, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और बेमेतरा, यहां पे सबसे पहले हालात बेकाबू था। अब स्थिति नियंत्रण में है, 1000 से भी नीचे आ गए हैं। लेकिन बिलासपुर, जांजगीर, कोरबा, रायगढ़ ये 1000 से ऊपर चले गए हैं। और दूसरी तरफ इनके पीछे पीछे रेल लाइन के डिब्बे की तरह कोरिया, जसपुर, सूरजपुर और सरगुजा है। इसके पीछे का क्या कारण है? यहां संक्रमितों की संख्या बढ़ने के पीछे का कारण आप क्या देख रहे हैं, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी जी? आपने बिलासपुर का नाम लिया और रायपुर का नाम और भी लिए। रायपुर में कंट्रोल इसलिए है कि रायपुर का शहरी इलाका है। अभी गांव से जो मरीज आना है तो बिलासपुर में आ रहा है। अब शहर में भी तो कम हुए हैं लॉकडाउन के कारण में, लेकिन गांव में अभी भी गंभीरता नहीं आई है। और जो शहर में केस बढ़ रहे हैं, शहर में जो केसेस आ रहे हैं वो गांव के से आ रहे हैं। अब गांव भी हमारा बहुत बड़ा प्रभावित हो गया है, इसलिए हमारा यहाँ पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। हमारे हॉस्पिटल बढ़े हुए हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, क्योंकि मरीज गांव से आ रहा है, गांव के कारण आ रहा है। गांव में हमारा सिस्टम नहीं है। मेरे विधानसभा की आपने बात किया होता साहब, मैं इतने दिन से कलप के बोल डाला हूं कि मेरे लिए मस्तूरी क्षेत्र बहुत बड़ा बिलासपुर संभाग का सबसे बड़ा विधानसभा मस्तूरी है। मैंने आग्रह किया कि करो, एक बार तो कोविड हॉस्पिटल खोल दे। तरह तरह के चर्चा अधिकारियों के बीच में हुई, कोविड हॉस्पिटल नहीं खोला गया, सामुदायिक स्वास्थ्य। इतना बड़ा एनटीपीसी में हॉस्पिटल ले गया तो लोग, इन गांव का मरीज आएगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आएगा। अब वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई व्यवस्था ही नहीं है तो कहां जाएगा? फिर जिले में आएगा वो। तो देखने को इस तरीके से मिलता है कि शहर के हॉस्पिटल में संख्या जो बढ़ी है, गांव में अव्यवस्था होने के कारण बढ़ी है। गांव में हम व्यवस्था बनाने में सफल नहीं हो पाए हम, इसके कारण बढ़ रहा है वो। और यदि हमने चेक पॉइंट बना दिया रहता है गांव। ठीक है जी, मैं डॉक्टर गुप्ता जी से इसका जवाब ले रहा हूं। डॉक्टर गुप्ता, ये जो डॉक्टर बांधी कह रहे हैं, बांधी साहब यही कह रहे हैं कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए, एक ही जगह पे कोविड सेंटर नहीं खुल के, अगर उसको थोड़ा इलाके वाइज देखकर अगर कोविड सेंटर और ज्यादा आवश्यकता है उसको खोलते, थोड़ा उसी हिसाब से इलाज गांव तक मुहैया करवा पाते, तो शायद वहां पे भी रायपुर, भिलाई, दुर्ग तरह वहां पे भी संक्रमण को रोका जा सकता है। क्या सरकार इस और भी सोच रही है? प्रकाश भाई, स्वास्थ्य सेवाओं का विकेंद्रीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण रणनीति होती है इस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं में। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 90% मरीज जब होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं
तो मुझे लगता है कि विधानसभा स्तर पर कोविड केयर सेंटर्स खोलने की जरूरत हो, जहां पर थोड़े ऑक्सीजन बेड और थोड़े प्रतिशत में दूसरे इंटेंसिव केयर के बेड्स की व्यवस्था हो जाए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से बहुत बिखरे हुए हैं, वहां पर ऐसा खोलना अभी मुझे लगता है कि संभव नहीं है। लेकिन जिला स्तर पर, जिला अस्पताल के स्तर पर ये व्यवस्था की जा सकती है। हमारे जिला स्तर के अस्पताल बहुत मजबूत है, वहां पर यदि कम से कम 200 बिस्तरों के अस्पताल ऐसे कोविड केयर सेंटर खोल दिए जाए औद्योगिक घरानों और सामाजिक संस्थाओं की मदद से, तो बहुत ज्यादा मजबूत विकेंद्रीकृत। लेकिन भिलाई स्टील प्लांट तो सामने ही नहीं आ रहा है आपको मदद करने। डॉक्टर गुप्ता सर, भिलाई स्टील प्लांट अभी बोल रहे हैं एनटीपीसी भी सामने नहीं आ रहा है, वो सीएसआर फंड वो पता नहीं कहां खर्च कर रहे हैं, लेकिन उनका उत्तरदायित्व होता है जिस इलाके में वो काम करते हैं। मैं तो नाम लेके बोल रहा हूं, भिलाई स्टील प्लांट हो, एनटीपीसी हो, ये क्यों सामने नहीं आते? इस तरह की कोविड सेंटर खोलने के लिए वो भी तो मदद करना चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन तो वो इस इलाके में जहां उनका प्लांट लगा है वहां तो करते ही है, तो उनका भी तो कोई जवाबदारी होनी चाहिए। डॉक्टर गुप्ता, केंद्र सरकार के अंतर्गत अस्पताल आते हैं, यदि वह अपने यहाँ कोविड केयर हॉस्पिटल खोल ले, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ से ज्यादा मजबूत कोविड से लड़ने वाला कोई राज्य ही नहीं होगा। यहाँ पर मुझे लगता है कि कारण डॉक्टर कृष्णमूर्ति बहुत अच्छे से बता पाएंगे। जो केंद्र सरकार की तरफ से आगे बढ़ के सहयोग होना चाहिए था, इनके इस्पात मंत्रालय या दूसरे मंत्रालय जिनके कोविड केयर अस्पताल हैं, एनटीपीसी के बहुत सारे अस्पताल हैं कोरबा, चिरमिरी या दूसरे क्षेत्रों में, वहां पर यदि ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की करीब 10 के आसपास अस्पताल अपनी व्यवस्था चालू कर देते, जैसे भिलाई स्टील प्लांट की आप बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाती। बचेली में बहुत बड़े हॉस्पिटल हैं या फिर दूसरे हिस्सों में है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की दिक्कत की बात आती है। अनफॉर्चुनेट, बहुत दुखद बात यह है कि यहाँ पर व्यवस्था जो बनाने के लिए केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हो पाई। देर जरूर हो गई है, लेकिन ये व्यवस्था चालू कर दी जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो केंद्र में हमारे सांसद हैं, वो यदि इस बात के लिए दबाव बनाएंगे, नैतिक रूप से उनका दायित्व बनता है कि इस बात के लिए दबाव बनाया जाए कि जो भी अस्पताल यहाँ खोले गए हैं उनको यदि शुरू किया जाए तो बिस्तरों की किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। अच्छा डॉक्टर गुप्ता, एक सवाल और मैं जानना चाहता हूं, मेरे हिसाब से मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे। शहरों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था की रणनीति अलग होती है, ग्रामीण इलाकों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था की ग्रामीण इलाकों के लिए अलग रणनीति होती है। सरकार भी ऐसी सोचती है? देखिए, मुझे लगता है कि रणनीति में परिवर्तन ग्रामीण अंचलों को देखते हुए किया गया है। जो आंगनबाड़ी और मितानिन और आशा वर्कर्स को जो दवाई बांटने का अधिकार और पहचानने का अधिकार दिया गया है, वो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में सबसे मजबूत रणनीति होगी, क्योंकि शहरी इलाके पहुंच विहीन नहीं होते जितने ग्रामीण इलाके होते हैं, और स्वास्थ्य कार्यकर्ता अक्सर उन्हीं मोहल्लों और पारों का होता है जहां वह रहता है। तो ये रणनीति ज्यादा कारगर और विश्वास जीतने में जब वैक्सीनेशन की बारी आएगी तो ये रणनीति सबसे ज्यादा काम आएगी, क्योंकि वो कार्यकर्ता पहले से ही कोविड मरीजों को देख रहा होगा, और जब वो मोटिवेट करेगा वैक्सीनेशन के लिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, बीजेपी के विधायक, और डॉक्टर राकेश गुप्ता, जाने माने आप स्पेशलिस्ट भी हैं, और आपको कोई परिचय की क्या बताएं। और दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा को आगे भी बढ़ा सकते थे, लेकिन आज समय इतना ही है। एक बात इससे साफ है, चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण इलाके हो, जब तक आप स्वयं इस बात को संज्ञान ना ले, अगर आपको सर्दी है, बुखार है, खांसी है, तत्काल चेकअप अगर ना कराए, स्थिति बिगड़ सकती है। दूसरी तरफ, क्योंकि लॉकडाउन इसीलिए नहीं लगाया गया है कि कोई असामाजिक तत्व बाजार में घूम रहा है, कोई दंगा फसाद है। लॉकडाउन इसीलिए लगाया गया है क्योंकि संक्रमण का मामला है। घरों में रहे, सुरक्षित रहे, बहुत जरूरी ना हो घर से ना निकले, और अगर निकलते हैं मास्क पहन के निकले,
और साबुन में हाथ धोते रहे, सैनिटाइज का इस्तेमाल बार बार करते रहे। आज समय हो गया है, कल एक नए विषय को लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए विदाई।